आइए बात नहीं करिए प्लीज, आ जाओ। 12th क्लास का फाउंडेशन बना रहे हैं। हाँ भाई, 12वीं का जो अपने पास है फाउंडेशन बना रहे हैं। जो जो कॉन्सेप्ट है 12वीं का रिक्वायरमेंट होगा आपके 12th क्लास, सॉरी 11वीं का जो कॉन्सेप्ट 12th क्लास के लिए रिक्वायरमेंट होगा, उन सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। ठीक है सर, जो भी अपने पास है मेनली हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे बात करेंगे, थोड़ा सा काइनेमेटिक्स को देखेंगे, बात समझ में आ रही है। फिर डायनामिक्स को देखेंगे, डायनामिक्स में अपने पास न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस वगैरह आते हैं। फिर हमने वर्क पावर एनर्जी पे देखेंगे थोड़ा सा, समझ में बात आ रही, करेंगे बात समझ में आ रही। ठीक है, ऐसा इस तरह से डिस्कस करेंगे। राइट, ऐसा आ जाए। सबसे पहले टॉपिक देखते हैं, आइए सुनिए ध्यान से। असल में हम स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। बिना इसका फिजिक्स को पढ़ना थोड़ा टफ पड़ता है, हर जगह इसका यूज होगा मैकेनिक्स। बात समझ में आ रही? सारे बच्चे ध्यान से देखना, मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहा हूं। इसके अंदर 10 चैप्टर आ जाते हैं। कितने बेटा? लगभग 10 चैप्टर इसके अंदर आ जाते हैं और इसका हर जगह यूज होगा। एक बार इसके ऊपर कमांड होगा, बढ़िया से 15 क्लास करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, होली से पहले पहले और भी इसके बाद भी देखेंगे, जब से 12वीं, जब तक 12वीं स्टार्ट नहीं होगा इसको कवर करेंगे। इस लायक कर देंगे कि आपसे न्यूमेरिकल बनने लगे। और न्यूमेरिकल जब ही बनेगा जब आपका बेस बढ़िया होगा। जैसे वेक्टर की रिक्वायरमेंट थी, हमने कंप्लीट कर दिया। राइट, ऐसा। अब देखना, आज धीरे धीरे चलते हैं। मैकेनिक्स होता है कि अपने पास है, आइए, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, शॉर्ट में लिखते हैं स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, स्टडी ऑफ मोशन इज नोन एज मैकेनिक्स। राइट, ऐसा। स्टडी ऑफ मोशन इज नोन एज मैकेनिक्स। ओके, अब देखना, मैकेनिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। मोशन का स्टडी करना, उसी को क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। चाहे वो किसी तरह का मोशन अपने पास हो, चाहे वो ट्रांसलेशनल मोशन हो, चाहे अपने पास रोटेशनल मोशन हो, चाहे आपके पास सर्कुलर मोशन हो, चाहे आपके पास वो CTRM हो, कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन हो। बात समझ में आ रही है? किसी तरह का भी मोशन जहां पे आया वो मैकेनिक्स, वो इसकी स्टडी करना मैकेनिक्स कहलाता है। चाहे किसी तरह का भी मोशन अपने पास हो। मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टिकल्स अपने पास है, चीटी उटी, वो क्या कर रही, गोल 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 इस तरह से घूम रही चीटी, ये मोशन कर रही, कैसा मोशन कर रही है? सर्कुलर मोशन। राइट, ऐसा। अगर यही चीटी अपने पास है बेटा, धीरे धीरे आगे की तरफ जा रही, तो कैसा मोशन कर रही है? ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है, लीनियर मोशन बोले, ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है। बात समझ में आ रही? तो इसका स्टडी, मतलब मोशन का स्टडी किसमें करते हैं बेटा? मैकेनिक्स के अंदर करते हैं। तो हर मोशन के बेसिस पे एक चैप्टर बना दिया गया आपके लिए, सर्कुलर मोशन। बात समझ में आ रही? रोटेशन, है ना, कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन, इस तरह से रोलिंग। राइट, इस तरह बहुत सारे वर्ड अपने पास है। जितने भी मोशन स्टडी करते हैं सब इसी के अंदर करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो हमारा जो फिजिक्स को मजबूत होने के लिए हमारा मैकेनिक्स पे थोड़ा कमांड होना चाहिए। हम नहीं कह रहे कि आपको बाबा बनना है, बट आपको बेसिक आना चाहिए। एक 15-20 दिन में हम भी आपको बाबा नहीं बना पाएंगे, बाबा बनने के लिए साल देना पड़ेगा। ठीक है, बट सिलेक्ट कर देंगे भाई कि आपसे क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाए, आपको न्यूमेरिकल समझ, सारी बेसिक बात करेंगे, जो जो 12वीं में रिक्वायरमेंट है। अगर आप जरा सा भी नहीं जागे हो पहले, तो ये आपके पास है ट्रांसलेशन मोशन। इसी तरह की अगर चीटी अपने पास गोल गोल घूम रही है बेटा, ये गोल गोल घूम रही है, तो ये अपने पास कहलाता है सर्कुलर मोशन। बात समझ में आ रही? ओके, धीरे धीरे चैप्टर जैसे जैसे आगे जाएगा हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन को कवर करेंगे। ठीक है, इसके बिना हम फिजिक्स, ये भी इसका भी यूज करेंगे 12वीं में, इसका भी यूज होता है 12वीं में, बहुत सारे मोशंस आते हैं। राइट, ऐसा। तो ये आपके पास सर्कुलर मोशन हो गए, ये आपके पास ट्रांसलेशन मोशन हो गए। अब हमने क्या किया, एक रड को इस तरह से यहाँ पे काटी से ठोक दिया। ये काटी ऐसा है कि इसको मैं ऐसे कैसे करके गोल गोल घुमा सकता हूँ। समझ में बात आ रही है? जब इसको मतलब इधर से ऐसे धक्का मारूंगा तो इस तरह से गोल गोल घूमने लगेगा। अरे ऐसा देखे कि नहीं देखे कभी? तो ये आपके पास कैसा मोशन है बेटा? ये रोटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ये हमारा रोटेशन कहलाता है। बात समझ में आ रही? ठीक है, ओके, आजा। अब अपने पास कोई गाड़ी का चक्का अपने पास है, ध्यान से देखना, ये आपकी गाड़ी का चक्का है, रोड पे चल रहा है। तो इस वाले केस में क्या होता है कि गाड़ी का चक्का आगे भी जाता है और गोल गोल भी घूमता है, ऐसा भी अपने पास होता है। बस इसकी भी स्टडी मोशन के अंदर करेंगे। जहां भी मोशन हो रहा है उसकी स्टडी किसमें करेंगे? मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ मोशन। राइट, ऐसा। तो इसी हर मोशन पे एक अलग अलग चैप्टर बना हुआ है। जैसे आपके पास सर्कुलर मोशन है, जैसे आपके पास ट्रांसलेशन मोशन है। राइट, ऐसा। आपने क्या किया, एक पैकेट ऑफ, मतलब कुछ भी आपने यहाँ से, आपने किसी चीज को, स्टोन को यहाँ से आपने थ्रो किया इस तरह से, और ये इस तरह से जाकर के यहाँ पर गिरती है, तो ये भी आपके पास मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन। बात समझ में आ रही है? मतलब इस शुरू की जो 10 चैप्टर्स होते हैं वो हमारे बेसिक बनाता है। इसके बिना फिजिक्स को पढ़ना थोड़ा सा टफ पड़ता है, बहुत टफ पड़ता है भाई साहब। न्यूमेरिकल नहीं बनता है, इसका मतलब मैकेनिक्स खराब है।
फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं बनता इसका मतलब मैकेनिक्स आपके खराब है, क्योंकि जितने तरह के फोर्सेस होते हैं सब इसके अंदर हम बात करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो हमने किसका स्टडी करना भाई साहब? मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ मोशन करते हैं। अब मोशन किसी तरह का भी हो सकता है, वो रोटेशन हो सकता है, वो ट्रांसलेशन हो सकता है, वो अपने को क्या भाई साहब, ये CTRM है, ये कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन है। बात समझ में आ रही है? ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। जितना भी तरह के मोशंस हो सकते हैं सारी स्टडी अपने को करना है। ठीक है, इसके अंदर करते हैं हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सारे के ऊपर कवर करेंगे जो आपका थोड़ा बेस बढ़िया हो जाए। ठीक है सर, बात समझ में आ रही है? ऐसा तो स्टडी ऑफ मोशन इज नोन एज मैकेनिक्स। अब हम क्या कर रहे हैं, इस मैकेनिक्स को दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। एक आपके पास आएगा काइनेमेटिक्स, दूसरा आपके पास आएगा डायनेमिक्स। राइट है सर? आइए ध्यान से देखिए, अगर आपको इसको बनाना है तो बना ले, जब तक वीडियो पॉज कर। चलो आगे देखिए बेटा ध्यान से, ये जो मोशंस अपने पास है इसको हम दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहला अपने पास है बेटा स्टडी ऑफ मोशन दो पार्ट में। एक पार्ट में हम पढ़ेंगे बेटा काइनेमेटिक्स को और दूसरे पार्ट में क्या पढ़ेंगे बेटा? डायनेमिक्स को। काइनेमेटिक्स और ये अपने पास है सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? डायनेमिक्स को पढ़ेंगे। समझिएगा ध्यान से, जरा सा भी बात नहीं करेगा। ठीक है, आइए काइनेमेटिक्स होता है क्या है और ये क्या होता है सुनिए। स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग cause of motions, cause of motions। बात समझ में आ रही? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग cause of motion is known as kinematics, is known as kinematics। बात समझ में आ रही है? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन इज नोन एज काइनेमेटिक्स। इसका मतलब ये कह रहा है, सुनना ध्यान से, आप तो स्टडी ऑफ मोशन कर रहे हैं बट उसमें मोशन का रीजन नहीं जानते कि क्या रीजन है, जैसे हाँ क्यों हो रहा है। जैसे अपने पास ध्यान से देखना बेटा, ये आपके पास है, माना कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी, राइट है सर? ठीक है सर, ये ऑब्जेक्ट आपके पास है, हमने इसको यहां से फॉल किया, तो अगर ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब ये होता है भाई साहब, ये क्यों मूव कर रहा है, रीजन क्या है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच रहा है, इसकी वजह से ये नीचे की तरफ जा रहा है। अगर ये स्पेस होता तो फिर ये नीचे नहीं जाता। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे मोशन की कॉज क्या है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स है। सुनो सुनो, बात नहीं करो, राइट है? यहाँ पे जो कॉज अपने पास है, कौन सा कॉज है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। जब मैं काइनेमेटिक्स का डील करूंगा तो मैं कॉज को नहीं लूंगा, बस ये बात करूंगा वहां पे कि कितने स्पीड से जा रहा है। बात समझ में आ रही है? कितना एक्सेलरेशन अपने पास है, इसको यहां से वहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा। बात समझ में आ रही? कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्टेंस हुआ, उसको क्यों मोशन हो रहा है उसकी स्टडी नहीं करेंगे। तो पहला जो दूसरा चैप्टर अपने पास होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 2D, उसमें हम लोग रीजन की बात नहीं करते। जब हम डायनेमिक्स पे आते हैं, मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वहां पे फोर्सेस की स्टडी करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो क्या रीजन है भाई साहब, तो वहां पे पता चलता है कि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। बात समझ में आ रही है? तो वो क्या कहलाता है बेटा? डायनेमिक्स कहलाता है। ओके ठीक है, आज ध्यान से हम आगे चलते हैं। तो हमने क्या लिखा? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन इज नोन एज काइनेमेटिक्स। जैसे आपके पास इस काइनेमेटिक्स में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एक आपका इस तरह से रोड है और इसके ऊपर एक गाड़ी ब्लॉक, इस तरह से गाड़ी चाहे पार्टिकल्स चाहे बॉडी ये मूव कर रही है, ये कोई बॉडी अपने पास है, ये मूव कर रही है, माना आपके पास बेटा 30 मीटर पर सेकंड से इस तरह से मूव कर रही है। किस रीजन से मूव कर रही है कुछ पता नहीं, इसमें स्टडी भी नहीं करना उसका। बात समझ में आ रही? उसके लिए अलग कैटेगराइजेशन हमने किया, डायनेमिक्स में स्टडी करेंगे इसके रीजन को। इसमें बस इसी चीज से खेलेंगे कि इसका वेलोसिटी कितना है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इसका फाइनल वेलोसिटी कितना, इसका एक्सेलरेशन कितना, इसका स्पीड कितना, इसका डिस्टेंस कितना, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना। बात समझ में आ रही? ठीक है, अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है कि अपने को एक्सेलरेशन इसके चेंज हो रहे, ये सारी चीज को इसके अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, रीजन स्टडी नहीं करेंगे क्यों मोशन कर रहा है। जैसे ये क्यों मोशन कर रहा है, इसका रीजन है ना भाई, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे, तभी तो मोशन कर रहे हैं भाई। समझ बात आ रही है? तो इस वाले केस में क्या करेंगे, हम रीजन को स्टडी नहीं करेंगे, राइट है सर? और डायनेमिक्स के केस में क्या होता है, यहाँ पे स्टडी ऑफ मोशन विथ कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे कॉज ऑफ मोशन को लेकर चलते हैं, कॉज ऑफ मोशन। बात समझ में आ रही? इस वाले केस में क्या होता है, हम लोग कॉज ऑफ मोशन को भी कंसीडर करते हैं कि क्यों मूव कर रहा भाई साहब, तो इसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, फोर्स के एनालिसिस करते हैं। बात समझ में आ रही? जैसे आपके पास ये, सुनना ध्यान से, जैसे आपके पास ये ब्लॉक है, इसका मास m के बराबर है, आप बचपन से पढ़े होंगे, इसके ऊपर mg फोर्स लगता है बेटा, और mg के कारण ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो क्यों नीचे आ रहा है, क्योंकि mg लग रहा है। आप mg को हटा दो, ये नीचे नहीं आएगा।
बात समझ में आ रही है? तो इस वाले केस में क्या करते हैं बेटा, डायनेमिक्स के केस में क्या करते हैं हम लोग, कॉज को भी लेते हैं, बट इस वाले केस में कॉज को नहीं लेते, बस हम लोग वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इसी के साथ खेलेंगे। एक बार इसके साथ खेलना सीख जाएंगे फिर हम लोग इसके ऊपर जंप करेंगे। बात समझ में आ रही? आर यू गेटिंग ऑल द पॉइंट्स? स्टिल यू हैव अ डाउट? डायनेमिक्स में ये काइनेमेटिक्स का बात होगा और रीजन ऑफ फोर्स। हाँ जी, थोड़ा सा इसके अंदर बात करते हैं, बट इस वाले केस में क्या होता है कि हम कॉज को भी लेके चलते हैं, मोशन की स्टडी कर रहे हैं तो साथ साथ में कॉज को भी लेके चलते हैं। ओके, बात समझ में आ रही? आप इसे नोट करें फिर हम आगे चलते हैं। पॉज करें इसे। आइए हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखिए, काइनेमेटिक्स जो अपने पास है अब उसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ठीक है? उसके बाद ये जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इसके तरफ आएंगे। समझ में बात आ रही? आ जाओ। हाँ बच्ची बोल। ग्रेविटी और एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना? हाँ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? हाँ, स्पेशल नाम रख दिया गया ग्रेविटी स्पेशल नाम इसलिए रख दिया, जब अर्थ खींच रही तो ग्रेविटी बोलेंगे। अब ये दोनों आपस में भी खींच रहा भाई साहब, ये दोनों आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके पास भी कुछ मास है, इसके पास भी कुछ मास है, ये दोनों आपस में खींच रहे तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। और इनको जो अर्थ खींच रहा तो ग्रेविटी बोल देंगे। नाम में क्या रखा है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बात समझ में आ रही? चलिए आइए बात को समझिए। हम क्या करेंगे बेटा, काइनेमेटिक्स की स्टडी करेंगे। आइए तो ध्यान से देखिएगा। राइट, ऐसा हमने देख लिया काइनेमेटिक्स होता है क्या है। आ जाओ, तो पहला जो अपना 2-3-4 दिन बात करेंगे काइनेमेटिक्स पे बात करेंगे। जब हम इस लायक हो जाएंगे तो फिर हम किसके तरफ टर्न करेंगे भाई साहब, डायनेमिक्स की तरफ टर्न करेंगे। आइए, काइनेमेटिक्स को हमने कैसे कैटेगराइज किया है, सुनो ध्यान से। काइनेमेटिक्स को 2-3 पार्ट में हमने कैटेगराइज किया है। सबसे पहला हम स्टडी करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सेकंड आपके पास है मोशन इन प्लेन, जिसको हम लोग 2D मोशन भी बोलते हैं और स्ट्रेट लाइन को 1D मोशन भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? और फिर जो तीसरा अपने पास होगा रिलेटिव मोशन होगा, इसी का थोड़ा सा रिलेटिव मोशन भी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेस को मजबूत करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना करा दूंगा भाई साहब कि अगर कॉन्सेप्ट आ जाए तो जेईई मेंस वगैरह में बन जाएंगे। इतना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दूंगा, इतना बढ़िया कर दूंगा कि 12वीं में आसान लगेगा, ठीक है सर? तो हम सबसे पहले किसकी स्टडी करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फिर आपके पास मोशन इन प्लेन। थोड़ा थोड़ा देखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं दे सकता मैं इसके ऊपर, बस कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर करूंगा, 1-2 क्वेश्चन करता चलूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ कवर करना है। फिर अपने पास रिलेटिव मोशन पे भी क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर करते चलेंगे। समझे बात आ रही है? ठीक है, ओके, मिलेंगे कल, टाइम ओवर हो रहा है, आप इसे आप ध्यान से देख के आइए। इसमें ज्यादा नहीं, इसमें 2 दिन करेंगे, इसको थोड़ा डिटेल 3 दिन पढ़ेंगे, 3-4 दिन इसी तरह से हफ्ते भर में करेंगे। ऐसे हम जब पढ़ाते हैं तो महीना 3 महीना लगाते हैं, महीना लग जाता है, 1 महीना 1.5 महीना। इसी क्लास में आ जाओ, सर नहीं है ना, 12वीं वाले बच्चे इधर आ जाओ, संस्कार रिवाइज करा रहा हूं, पार्ट में डिवाइड किया था। एक हमने बोला था भाई साहब कि मोशन इन 1D, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशंस। उसके बाद हमने कहा था मोशन इन 2D मतलब अपने को मोशन इन प्लेन, राइट, ऐसा, ठीक है, मोशन इन प्लेन, राइट, ऐसा। उसके बाद अपने पास है रिलेटिव मोशंस वगैरह सब देखेंगे। रिलेटिव मोशन 1D में भी होता है और 2D में भी होता है, सारा चीज सीखना होगा, ठीक है सब। चलिए आइए, सबसे पहले आपको टर्म्स को लिखते हैं। सबसे पहले काइनेमेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं, तो काइनेमेटिक्स में यहां लिख देता हूं, किसकी स्टडी कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं। ओके, चलो, काइनेमेटिक्स में जो सबसे पहला टर्म्स आपके पास आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला टर्म्स आपके पास आ रहा है बेटा पोजीशन वेक्टर। सिंपली पोजीशन बोले या फिर अपने पास क्या बोले, इसको पोजीशन वेक्टर बोले। क्या बोले इसे? पोजीशन वेक्टर। ओके, चलिए सीखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे आने वाले जो कॉन्सेप्ट अपने पास है वो यहीं से इंटरलिंक है, सारे कॉन्सेप्ट यहीं से जुड़े हुए हैं। कोई पेन नहीं चलाएगा जब तक मैं बोलूंगा नहीं, तब तक पेन नहीं चलाना, ठीक है? आ जाओ, तो पोजीशन या फिर पोजीशन वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। तो होता है क्या भाई साहब, सबसे पहले इसके बारे में देखिए, इट इज अ एड्रेस। जैसे आपके घर का पोजीशन है ना भाई साहब, इट इज अ एड्रेस और लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ बॉडी, किसी का भी अपने पास हो सकते हैं, राइट, ऐसा, ठीक है। इट इज द एड्रेस और लोकेशन ऑफ अ पॉइंट और बॉडी, किसी का भी हो सकता है भाई साहब, एड्रेस, किसी पॉइंट का एड्रेस या फिर लोकेशन का, राइट, ऐसा, ठीक है। इट इज द एड्रेस और लोकेशन ऑफ अ पॉइंट और अ बॉडी। ओके, देखना ध्यान से, क्या बोल रहा है मैं, एड्रेस बोल रहा हूं, सुना सा वर्ड है, लोकेशन भी आपने सुना होगा। बात समझ में आ रही है? ये किसी चीज का एड्रेस बताता है फिजिक्स में कि कोई पार्टिकल का एड्रेस क्या है,
कोई भी पार्टिकल कहीं पे रखा हुआ तो उसका एड्रेस क्या, उसका पोजीशन क्या, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है। बात समझ में आ रही? सुनिएगा ध्यान से। हमने क्या बोला? इट इज द एड्रेस और लोकेशन ऑफ अ पॉइंट और अ बॉडी। ओके, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो ध्यान से, आ गया, दुनिया बदल गई। हमने आपसे कहा था कि जब भी मैं भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले नीचे यही लिखूंगा डेफिनेशन के बाद, ये कैसा क्वांटिटी अपने पास है बेटा? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखेंगे आगे कैसे वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ रही? इसका जो अपने पास एसआई यूनिट होता है, इट्स एसआई यूनिट, इसका जो अपने पास एसआई यूनिट होता है वो आपके पास होता है मीटर के। क्या होते हैं बेटा? इसका मीटर। इसका एसआई यूनिट आपके पास क्या होते हैं बेटा? मीटर होते हैं। ठीक है, ये क्या आपके पास से बेटा? एड्रेस और लोकेशन किसी का पॉइंट का या फिर किसी बॉडी का। जैसे तुम्हारे घर का लोकेशन है ना भाई, तुम्हारे घर का भी लोकेशन है। यहां से मैं बोलूंगा तुम्हारा घर इस एरिया में, इस यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, जिस तरह से तुम्हारे घर का लोकेशन है या फिर किसी के दूसरे के घर के अपने पास लोकेशन है, इसी तरह से यहाँ पे क्या फिजिक्स में जब कोई पार्टिकल्स होगा, जब कोई बॉडी अपने पास होगी या फिर कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही तो उसकी पोजीशन को देखेंगे, है ना भाई साहब? राइट है साहब। तो ये आपके पास है पोजीशन, पोजीशन वेक्टर। इट इज द एड्रेस और लोकेशन ऑफ अ पॉइंट और अ बॉडी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और जो इसकी एसआई यूनिट अपने पास होती है बेटा वो क्या होती है? मीटर होती है। बात समझ में आ रही है? ओके, आइए समझिए। आपने बचपन में पढ़ा होगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास है एक्स एक्सिस, ये आपके पास है वाई एक्सिस। हालांकि आप तो सब कुछ जानते हो, राइट है, आपको पहले पढ़ा चुका हूं। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, और ये आपका बेटा ओरिजिन है। क्या ये आपका क्या बेटा? ओरिजिन है, राइट है सर? ठीक है, ये ओरिजिन को जनरली ओ से दिखाते हैं, ये आपका ओरिजिन है। ओके, आ जाओ। माना कि कोई पार्टिकल्स यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये एक पार्टिकल्स पड़ा हुआ जिसका मतलब एक पॉइंट अपने पास है जिसका नाम ए है, और जो दूसरा पॉइंट आपके पास है उसका नाम बी है, और कोई तीसरा पॉइंट अपने पास है बेटा उसका नाम पी है। समझे बात आ रही? हम चाहते हैं कि तीनों का पोजीशन वेक्टर लिखे। क्या लिखे बेटा? पोजीशन वेक्टर। ध्यान से देखिए, अगर ये पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक और ले लेते हैं आपको आसानी के लिए। इधर की तरफ क्या ले लेते बेटा? जेड। जेड क्या बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है, और एक्स आपका इधर की तरफ है, वाई आपका इधर की तरफ है। इज इट? बोलो ना भाई, आ जाओ। तो सर जी हमने बचपन में पढ़ा है कि इसका जो कोऑर्डिनेट अपने पास होगा कुछ ना कुछ x1 y1, और क्या आपके पास इसका कोऑर्डिनेट z1 होगा, है ना भाई? अरे ऐसे बचपन में पढ़ते थे, याद दिला रहा हूं। सुन, ऐसा होता था क्लास 6, 7, 8 में कि आपको 2 और 3 को प्लॉट करना है, ऐसा आता था भाई साहब, है ना? तो आप क्या करते थे? आगे वाला x, देन आपके पास क्या y, तो आपको x पे कितना चलना है? 2 चला। x पे कितना चला? 2। y पे कितना चलना है? 3 चला। तो क्या आपका ये पॉइंट 2, 3 यहां आ गया? यही तो होते थे बचपन में। बात समझ में आ रही है? और एक आपके पास कुछ ऐसा, माना कि आपको दिखाना है कोई दूसरा पॉइंट -2, -3 ऐसा दिखाना गुरुजी हमें, तो हम क्या करते थे? x पे कितना चलना है? -2। y पे कितना चलना है? -3। तो क्या आपके पास ये -3 यहां होता था और ये -2 ऐसा होता था। x पे कितना चला? -2। y पे कितना चला बेटा? -3। तो क्या ये पॉइंट आपके पास ऐसा आता था बचपन में? अरे बोलना। इसी तरह से कोई कोऑर्डिनेट अगर अपने पास ऐसा ले लेते, इसका नाम a दे देते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 ऐसा होगा ना? x1 की वैल्यू कुछ ना कुछ, y1 की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। इसी तरह से अपने पास बेटा ये a है, ये b है, और ये आपके पास p है, तो क्या इसका कोई ना कोई कोऑर्डिनेट अपने पास होगा x1 y1 z1, और इसका भी कोई कोऑर्डिनेट होगा गुरुजी x2 y2, और ये z2 क्या ऐसा होगा? सर जी इसका भी तो कोऑर्डिनेट होगा x3 y3 और z3, क्या ऐसा कोई कोऑर्डिनेट होगा? बात समझ में आ रही है? चलो, हमें पता चल गया इसका कोई कोऑर्डिनेट अपने पास है, इसका भी कोई कोऑर्डिनेट है, और इसका भी कोई कोऑर्डिनेट है, राइट है सर? अब हम चाहते हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर लिखना। किसका पोजीशन वेक्टर लिखना चाहते हैं? ए का। तो ऐसा लिखेंगे, इसको मिटा रहा हूं, ये तो बचपन का चीज है, इसको मिटाता हूं। ठीक है, ये आप जानते हैं, इतना मान के चलता है कि आपको आता है। चलो, अब हम क्या करना चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि ए का पोजीशन वेक्टर लिखे। तो मैं कैसे लिखूंगा? देखिए, ये आपका ओरिजिन है और ये आपका ए है, तो ए का जो पोजीशन वेक्टर अपने पास होगा बेटा, करना क्या है कि ओ से ए को मिलाएंगे। ऐसा ध्यान से देखिएगा, इसको हमने यहां से इस तरह से मिलाया, तो ये कहलाता है ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर। क्या कहलाता है बेटा? ओ ए वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर है क्या? ओ ए वेक्टर जो अपने पास है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का जो पोजीशन वेक्टर अपने पास है क्या बेटा? ओ ए वेक्टर है। समझिए ध्यान से, ए का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या बेटा? ओ ए वेक्टर है। इसी तरह से ओ बी आपके पास क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ
ऑफ बी, ओबी क्या अपने पास होगा, बी का पोजीशन वेक्टर। इसी तरह से अपने पास जो ओपी वेक्टर आपके पास होगा, क्या ये आपके पास होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका बेटा, पी का पोजीशन वेक्टर होगा। बात समझ में आ रही, ठीक है ऐसा, राइट ऐसा। तो आइए आपको यहां पे दिखाते हैं, ये बी का जो पोजीशन वेक्टर यहां से इसको मिलाया तो ये आपके पास हो गया ओबी वेक्टर, पी का पोजीशन वेक्टर ये आपके पास हो गया बेटा ओपी वेक्टर। बात समझ में आ रही, ठीक है ऐसा। अब ये पोजीशन वेक्टर जो अपने पास होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होगा, तो आइए ध्यान से देखिए पोजीशन वेक्टर जो अपने पास है इसको कैसे लिखेंगे। देखो ए का जो कोऑर्डिनेट आपके पास है x1 y1 z1, ऐसा राइट ऐसा, x1 y1 और z1 अपने पास है ए का कोऑर्डिनेट। आपको पता है कि x के डायरेक्शन को i कैप से दिखाते हैं, y के डायरेक्शन को j कैप से दिखाते हैं और z वाले को k कैप से दिखाते हैं। तो ए का जो पोजीशन वेक्टर आपके पास होगा बेटा x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ओके, प्लस आपके पास इसका जो पोजीशन अपने पास होगा वो z1 k कैप, ऐसा राइट ऐसा। तो ये जो आपके पास है x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप, ये किसका पोजीशन वेक्टर है बेटा, a का पोजीशन वेक्टर, जिसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, OA वेक्टर से। किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, OA वेक्टर से। इन द सेम वे पोजीशन वेक्टर ऑफ B जो अपने पास होगा, क्या B का कोऑर्डिनेट आपको पता है क्या, अगर आपको B का कोऑर्डिनेट पता है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस आपके पास है बेटा z2 k कैप, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से जो P का कोऑर्डिनेट अपने पास है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आपके पास है x3 i कैप और ये y3 j कैप और प्लस आपके पास कितना बेटा z3 k कैप। बात समझ में आ रही, ठीक है। ये सारे के सारे अपने पास क्या हो रहे हैं बेटा, हमने क्या किया, A का पोजीशन वेक्टर लिखा, फिर आपके पास B का पोजीशन वेक्टर लिखा और क्या हमने फिर किसका लिखा बेटा, P का पोजीशन वेक्टर लिखा। एक बात और सर जी, एक पॉइंट आप यहां पे ले लो, देखो ध्यान से, माना कि यहां पे कोई पॉइंट अपने पास लेते हैं, ऐसे ही कोई जनरल पॉइंट है जिसका नाम हमने रखा M और जिसका कोऑर्डिनेट आपके पास है ऐसा माना 2 3 4, क्या तुम M का पोजीशन वेक्टर बता सकते हो क्या आप M का पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं। जिस तरह से ये पार्टिकल्स थे, जैसे जिस तरह से ये पॉइंट थे वैसे ही तो ये भी पॉइंट है। बात समझ में आ रही है। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या बेटा, वो OM वेक्टर होगा। क्या अपने पास होगा बेटा, OM वेक्टर होगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं भाई साहब, क्या आप ये चीज को बता सकते हैं कि जो M का पोजीशन वेक्टर अपने पास है क्या वो OM वेक्टर है, और क्या OM वेक्टर की वैल्यू आपके पास क्या होगी, क्या बता सकते हैं, कितना बोल, 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस आपके पास कितना बेटा 4k कैप। बात समझ में आई, समझ में बात आ रही, ठीक है ऐसा, राइट ऐसा। तो हमने क्या देखा, इस तरह से किसी की पोजीशन को दिखाते हैं। कोई भी पॉइंट, माना कि तुम्हारा घर है यहाँ पे किसी का घर है, कोई भी बच्चा बच्ची का घर है, उसका कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा। ये कोऑर्डिनेट कहां से आएगा, ये इंडिपेंडेंट, इसको बोलते कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर मैं यहाँ पे ऐसा सोचता हूँ, माना कि किसी का घर कहीं, ओरिएंटल कॉलेज अपना है ना बगल में, राइट ऐसा, हमने माना कि ऑरिजिन, आप ऑरिजिन कहीं भी ले सकते हैं, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को आगे पीछे जहां चाहे वहां कर सकते हैं। माना कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने पास है, हमने यहाँ पे इसको ऑरिजिन को माना। प्लीज इधर देखें, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इधर आपके पास x है, इधर आपके पास y है और एक आपके पास क्या बेटा ये z है। बात समझ में आ रही, ऐसा, ठीक है सब ये। तो यहां से ऐसा कुछ है। अब तुम बताओ, अगर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने यहां लिया है तो क्या इसके अकॉर्डिंग ओरिएंटल कॉलेज के गेट का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा, हो सकता है कुछ भी अपने पास 100 200 300 इस तरह के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे। अरे ओरिएंटल कॉलेज के यहां से कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो क्या ओरिएंटल कॉलेज का पोजीशन वेक्टर आपको लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स उसके बाद i कैप j कैप k कैप के साथ लिख देंगे। इसी तरह से अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां लेता हूं और उधर आपका कोई घर है, माना कि घर के जो कोऑर्डिनेट यहां से आ रहे हैं, यहां से जो अपने पास तुम्हारे घर के जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो 1000 2000 इस तरह से अपने पास आ रहे हैं, तो हम क्या इसके अपने को निकाल सकते हैं, उसका पोजीशन वेक्टर बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसी तरह से क्यों इंपॉर्टेंट है सर जी, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि माना क्योंकि पार्टिकल्स अभी यहां पर था, ए पर था कोई पार्टिकल्स, तो उसका पोजीशन वेक्टर ही, अब इस पार्टिकल का पोजीशन यहां आ गया, यही पार्टिकल्स चलता चलता यहां पे आ गया, तो क्या उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। अगर यही पार्टिकल चलता चलता क्या यहां पे आ गया, तो क्या इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। क्या यही पार्टिकल चलता चलता यहां पे आ गया, तो क्या इसके पोजीशन चेंज हो रहे, बोलो। तो क्या हर सेकंड का पोजीशन हम पता कर सकते हैं, बोलो। बात समझ में आ रही है, समझ में बात आ रही है, ओके। आप इसे नोट करें, गेट को लॉक करें यार।
इसे नोट करिए, वीडियो को पॉज कीजिए, प्लीज डूइंग लाइक दिस। वीडियो को पॉज करें, छूटा हुआ जी, और समझ नहीं आया तो 10 बार पूछिए और 10 बार वीडियो भी देखिए। जब वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इस बात को याद रखिए। चलिए अगला जो टॉपिक अपने पास है बेटा, ये तो बातें हो गई अपने पास पोजीशन वेक्टर का। इसमें किसी को डाउट है? अरे किसी को डाउट है क्या? चलिए शांति बनाए रखे, स्टार्ट करो बेटा। स्टार्ट है, चलिए आइए बात को समझिए। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है पोजीशन वेक्टर के बाद जो डिस्कस करेंगे वो आपके पास है बेटा रेस्ट एंड मोशन। बात नहीं करिए, शांति बनाए रखिए प्लीज। रेस्ट एंड मोशन, राइट? ऐसा सबसे पहले लिखेंगे a body is said to be in rest, sorry, a body is said to be in motion, a body is said to be in motion with respect to frame of reference, with respect to frame of reference। समझना ध्यान से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस S1, फ्रेम ऑफ रेफरेंस S1 S2 जो लेना ले लिया। A body is said to be in motions with respect to frame of reference when its position, या मतलब इसका मतलब पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं। When its position changes with time in that frame of reference, a body is said to be in motion with respect to frame of reference S1 when its position changes with times in that frame of reference, S1। सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए शांति बनाए रखें। A body is said to be in motion with respect to frame of reference S1 when its position changes with time in that frame of reference S1, राइट? सुनना सर क्या बोल रहे हैं कि माना आपके पास कोई, हम यहां सुनना ध्यान से, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। एक पार्टिकल्स अपने पास है, यहां पर था ए पर, फिर कुछ देर बाद अपने पास वो बी पर चला जाता है और फिर अपने पास वो सी पर चला जाता है। सुनना ध्यान से, एक पार्टिकल्स है, चाहे आपके पास कोई, आप चींटी ले लो, पार्टिकल्स ले लो, कुछ भी ले लो, राइट? ऐसा ठीक है। और मैं जो हूं यहां पर बैठा हूं, ऑरिजिन पे बैठ गया, मैं देखने वाला ऑब्जर्वर, राइट? ऑरिजिन पे ऑब्जर्वर बैठ गया। ऑब्जर्वर कौन बंदा होता है? जो फिनोमेना को देख रहा है, बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है ना। हाँ तो 3 हो गया, इसका मतलब जेड भी है। चल ले खुश, ठीक है, राइट? ऐसा तो ये क्या मैं देख रहा हूं, मैं यहां से बैठ के देख रहा हूं कि जो पार्टिकल्स की जो है ना, पार्टिकल्स का जो पोजीशन अपने पास है टाइम के साथ चेंज हो रहा है। कभी माना कि 10 बजे, माना कि 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है ऐसा कुछ, इधर वाई, इधर आपके पास एक, समझना ध्यान से, 10 बजे अपने पास बेटा 10.000 पे, ये कहां पर था? ए पर था। फिर हमने देखा 10.01 पे अपने पास ये बी पे चला गया, और 10.02 पे अपने पास ये कहां पे चला गया बेटा? सी पर चला गया। तो क्या इस पार्टिकल्स जो भी पार्टिकल्स हैं, क्या उसके पोजीशन चेंज हो रहे टाइम के साथ? ठीक है, आप यहां से बैठ करके देख रहे हैं, आप जब देखना स्टार्ट किया तो ये इस वाले पोजीशन वेक्टर पे था, ओ ए वेक्टर पे, फिर ये कुछ एक मिनट के बाद ये क्या अपने पास ये ओ बी वेक्टर पे चला गया। क्या इसके पोजीशन, पार्टिकल्स के पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं क्या? बात समझ में आ रही? कहां से भाई साहब? ये जो हमने देखा बेटा, मैं यहां से बैठ करके देख रहा हूं, ठीक है, ये ऑब्जर्वर यहां पे बैठा हुआ तो उसको ऐसा दिख रहा है। चेंज कैसे चल रहा है? ये चल रहा है, ये मोशन में है। बात समझ में आ रही है? तो कभी हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं, चींटी हो सकती है, तू हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बात समझ में आई? तो हम यहां से बैठ करके देख रहे हैं, तो हमने क्या देखा कि इस पार्टिकल के पोजीशन अपने पास टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अगर पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ चेंज होता है, जहां से आप बैठ करके देख रहे हो उसके रिस्पेक्ट में, तो क्या बोलते हैं? बॉडी को क्या बोलते हैं? मोशन में। अगर पोजीशन चेंज नहीं होता तो वो रेस्ट में कहलाता। जैसे कि अपने पास अगर ये 10 बजे भी यहां पर था, 10:01 पे भी यहां पे था, 10:02, 10:03, 4, 5, जब भी आपने देखा, आपने हमेशा इसको यही पढ़ पाया, तो क्या उसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो किसमें कहलाएगा बेटा? वो रेस्ट में, राइट? ऐसा सुनिए ध्यान से, ये बातें समझ में आ रही? डेफिनेशन साफ लिखा हुआ, आगे देखिए।
अगर इसी डेफिनेशन में क्या करेंगे कि अपने पास बस इतना कर देंगे, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज। बात समझ में आ रही है? व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, आप जो भी लिखते आ जाओ, यहां लिखते हैं कि अ body is said to be in rest with respect to frame of reference, ये लिखना जरूरी है, with respect to frame of reference को शॉर्ट में ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है? सुनना, a body is said to be in rest with respect to frame of reference S1 when its position does not change, ठीक है? When its position does not change with respect to times, does not change with time, in same frame of reference या फिर in that frame of reference S1। सुनना, अगर उसके पोजीशन चेंज नहीं हो रहे टाइम के साथ, वो जहां था वही है, ठीक है? आपने 10:01 पे देखा, 10:02 पे देखा, 10:03 पे देखा, उसके पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में अगर चेंज नहीं हो रहा है तो आपके रिस्पेक्ट में वो क्या कहलाएगा बेटा? रेस्ट में कहलाएगा। अगर वही बंदे को ध्यान से देखिए, माना ये आपके पास ये बंदा यहाँ पे था, ये माना कि अपने पास ए पर था पार्टिकल्स, ये कोई पार्टिकल्स अपने पास है क्या बेटा? ए पर था 10 बजे, 10:01, 10:02, 10:03, 10:04, जब भी आपने देखा आपने उसको वहीं पाया, तो क्या उसका पोजीशन आपके साथ चेंज हो रहा है? टाइम के साथ आपके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही? हाँ, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? रेस्ट में कहलाएगा। अब यहां पे इंपॉर्टेंट अपने पास है, अगर इसी पार्टिकल्स को मैं चांद से देखता हूं, कहां से देखता हूं बेटा? चांद से। तो हमने क्या देखा इस पार्टिकल का? देखो हमने क्या किया, एक बार तो मैं जमीन पे बैठ के देखा, जब मैं जमीन पे बैठ के देखा, जब मैं यहाँ क्लासरूम से देख रहा हूं तो यहीं पर है, जब इसको चांद से देखूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, ये मूव कर रहा है। बात समझ में आ रही है? दूसरे गोले से देखेंगे, चांद से देखेंगे, तो हमें क्या दिखेगा भाई साहब? इसके पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहे। अगर टाइम के साथ इसके पोजीशन चेंज हो रहे तो क्या चांद के रिस्पेक्ट में ये मोशन में है और तुम्हारे रिस्पेक्ट में ये? बात समझ में आ रही है? इसका मतलब एक बॉडी रेस्ट में मोशन में है, वो रिलेटिव टर्म्स है। वो कैसे टर्म्स है बेटा? रिलेटिव टर्म्स है। वो डिपेंड करता आप कहां से बैठ करके देख रहे हैं। समझे बात आ रही? फिर से सुन, आप बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, दो बंदा है, समीर और साहिल, जो भी है, समीर और साहिल दोनों बस पे बैठा, राइट है सर? आमने सामने बैठा, ये ठीक है, ये दोनों चीज अपने पास, दो बंदा बस में आगे आमने सामने सीट पे बैठता है, सुनो प्लीज बात नहीं करो, ठीक है सर? तो दोनों बंदा आगे पीछे बस में बैठता है, एक सीट पे इधर और एक अपोजिट साइड वो बैठता है, ठीक है सर? तो वो क्या दिखता है कि अभी ट्रेन खुली, ट्रेन चल रही है, तब भी वहीं पे बैठा, अब इसके रिस्पेक्ट में उसके तो सीट निकल के आगे तो नहीं चले जाते ना, ये सीन तो नहीं होता ना बाबा। तो इसके मेरे रिस्पेक्ट में वो बच्ची के अपने पास बेटा वो रेस्ट में, और उस बच्ची के रिस्पेक्ट में मैं भी कैसा हूँ? रेस्ट में। दोनों बंदा ट्रेन में, और कोई बंदा बाहर से अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो क्या हम दोनों उसको कैसे दिखेंगे मोशन में? क्या उसके उस बाहर वाले बंदे के कारण क्या हम दोनों का पोजीशन चेंज होगा? बाहर वाले के कारण तो होगा ना भाई, वो तो छूट जाएगा, बस आगे निकल जाएगी बोलना, तो क्या उसकी पोजीशन अपने पास चेंज हो जाएगा? समझ में बात आ रही? इसका मतलब गुरुजी रेस्ट और मोशन जो अपने पास होते हैं वो रिलेटिव टर्म्स होते हैं, वो डिपेंड करता है आप कहां से बैठ के देख रहे हैं। आर यू गेटिंग ऑल दी पॉइंट्स? अगर मैं इसको देखूं यहां से बैठ करके, अभी देखा, कुछ देर बाद देखा, वही पड़ा हुआ है, इसी को मैं चांद से देखूंगा तो कैसा दिखेगा बेटा? ये मूव कर रहा है। समझ में बात आ रही है? इसका मतलब रेस्ट और मोशन, एक चीज जो है, कोई भी एक बॉडी रेस्ट में भी हो सकता है और वो मोशन में भी हो सकता है उसी समय पर, वो डिपेंड करता है आप कहां से बैठ करके देख रहे हैं। आपने इसको जमीन से बैठ करके देखा तो आपको ऐसा लगा रहे अभी तो ही पड़ा हुआ है, ठीक है? आप इसको चांद से देखते हो तो ये देखते मूव कर रहा है। बात समझ में आ रही? इसका मतलब ये पता चल रहा है सर जी कि रेस्ट और मोशन जो अपने पास है वो कैसा टर्म्स अपने पास है बेटा? रिलेटिव टर्म्स है। कैसे टर्म्स है? रिलेटिव टर्म्स है। तो थर्ड पॉइंट नोट करेंगे, यहां पे लिखेंगे थर्ड पॉइंट, बात नहीं करें रेस्ट एंड मोशंस, rest and motions are relative terms। ये कहां से बैठ करके ऑब्जर्वर देख रहा है उस बात पे डिपेंड करता है। रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव टर्म्स। कैसे टर्म्स है बेटा? ये रिलेटिव टर्म्स, राइट? ऐसा। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो आप बार बार बक रहे, क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? वो प्लेस जहां से ऑब्जर्वर बैठ के देख रहा है,
अगर मैं यहां से बैठ करके देख रहा हूं तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। मैं चांद से बैठ के देख रहा हूं तो जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है फिनोमेना को, उसको क्या बोलते हैं अपने पास? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो लिख सकते हैं साइड में कि सर जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? अ प्लेस फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व द फिनोमेना इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लिखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, शॉर्ट में ऐसा लिख रहा हूं, अ प्लेस from where observation, a place from where observer, ठीक है, ऑब्जर्व फेनोमेना या फिजिकल फेनोमेना जो भी अपने पास है, समझ में बात आ रही? वो प्लेस जहां से वो बैठ करके इवेंट को देख रहा है, फेनोमेना को देख रहा है, वो प्लेस क्या कहलाता? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक बार हम यहां बैठ के देखा तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये था, चांद पे जाके बैठ के देखा तो चांद वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा चांद था। बस के बाहर से बैठ के देखा तो बस का बाहर वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, बस के अंदर बैठ के देखा तो बस के अंदर वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। सुनना ध्यान से, ये बातें अपने पास हो गई। हमने रेस्ट बता दिया आपको, हमने मोशन बता दिया, दोनों आपस में रिलेटिव टर्म्स, इसलिए डेफिनेशन में बार बार क्या लिख रहा हूं? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस S1। ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस S1 है, उसके रिस्पेक्ट में ही अपने पास ही मोशन में। ये कोई जरूरी नहीं कि हर के रिस्पेक्ट में मोशन होगा, नहीं। जो अगर कोई ऑब्जर्वर इसी बॉडी पे जाके बैठ गया, खुद चढ़ के बैठ गया, अगर खुद इसी पे बैठ जाएगा तो उसको क्या पता चलेगा भाई साहब? समझ में बात आ रही है? इसलिए हमने साफ आपको लिखा है साफ लफ्जों में कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस S1 व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम इन दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उस प्लेस के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए। ठीक है, आप इसे नोट करें, फिर अगला टर्म्स डिफाइन करेंगे। इस वीडियो को पॉज करें। क्या बाबू? हाँ बस सही है। आइए देखिए बच्चे, हमने दो टर्म्स पे आपको डिफाइन कर दिया, मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी आपको बता दिया। एक हमने आपको क्या बताया बेटा? मतलब दो टर्म्स डिफाइन किया हूं, राइट? ऐसा पहला हमने आपको बताया पोजीशन वेक्टर क्या होता है, राइट? ऐसा उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? रेस्ट और मोशन क्या होता है, राइट? ऐसा वो आपको समझ में आ गया होगा, राइट? ऐसा अगला जो टॉपिक अपने पास है बेटा, वो आपके पास है डिस्टेंस। क्या आपके पास है बेटा? वो डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। सबसे पहले इसका डेफिनेशंस लिखेंगे। द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, द लेंथ ऑफ द, जब तक मैं लिख रहा हूं आप चाहे तो लिख सकते हैं, बस बात नहीं करिएगा, ठीक है? द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, और जब मैं बोलूं रुक जाना है तो रुक जाना। द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी पार्टिकल्स, ठीक है? The length of the actual path traveled by body or particles, the length of the actual path traveled by body or particles is known as distance. Important है, okay? The length of the actual path traveled by body or particles is known as distance, right? ऐसा वही बात, पुरानी बातें। इट इज अ स्कैलर क्वांटिटी। चल ठंडी सांस ले बेटा, काम आसान हो गया है, ठीक है? इट इज अ स्कैलर क्वांटिटी, ओके? इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। इसकी जो एसआई यूनिट अपने पास है, इसका भी एसआई यूनिट अपने पास क्या बेटा? मीटर है। इट कैन नॉट डिक्रीज विथ टाइम्स, it never decreases with times, it never decreases with time। सारी बातें बताऊंगा, ये कभी डिक्रीज नहीं करता, ओके? पार्टिकल्स स्पेलिंग गलत लिखा गया क्या? पार्टिकल सही तो है? अच्छा ठीक है, वो बातें सही है भाई साहब, हो सकता है गलती बिल्कुल। इट नेवर डिक्रीज विद टाइम्स। चलिए बात को समझिए, आइए पेन रोकेंगे, अब मेरी बात को सुनेंगे। सुनना ध्यान से, क्या बोल रहा है मास्टर, क्या बोल रहा है? सुनना ध्यान से, आ जाओ सारे बच्चे, पेन रोक दें, बोर्ड की तरफ देखें, आपको टाइम देंगे, लिखने का टेंशन एकदम नहीं ले, राइट? ऐसा द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, लेंथ पहले भी आया था, रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर में लेंथ आया था। हमने कहा था एरो का जो लेंथ अपने पास होता है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, तो लेंथ सुना सा वर्ड है, राइट? ऐसा ठीक है सर? तो द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। आज सुनना ध्यान से, माना आपके पास बेटा, ध्यान से समझिएगा, ये आपके पास कोई ए स्टेशन है,
और जो दूसरा स्टेशन अपने पास है बेटा वो बी है। स्टेशन बोलो, शहर बोलो, पॉइंट बोलो, जो बोलना वो बोलो, राइट है साहब। कोई बंदा या फिर कोई पार्टिकल्स अपने पास ए से बी पर जाता है, इस वाले रास्ते से जाता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस रास्ते का जो लेंथ अपने पास है कैसे नापेंगे भाई साहब? मीटर स्केल लेकर आएंगे। टेक्नोलॉजी हाई हो गया तो हाई के अकॉर्डिंग नापेंगे। तो मैं बच्चा वाला बता रहे हैं, ऐसे ऐसे करके नापेंगे, नापते 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 पता चला कि ये कितना मीटर का बेटा, ये 100 मीटर। इसका मतलब जो बंदा यहां से गया है, क्या उसका पाथ ये है? या आपके पास पाथ है इसका, ए से बी पर गया है, यहां पे एक पॉइंट आपके पास इसको दे देते हैं, सी दे देते हैं। तो जब ए से वो बी पे गया तो वाया सी, अरे वाया ट्रेन गया जाएगी, इसके बाद वहां जाएगी, रांची जाएगी। अरे ट्रेन पटना से खुलेगी तो रांची जाएगी, तो गया, हजारीबाग और ये वो डरमा डरमा होते हुए जाएगी, तो वाया कहते हैं ना उसको। तो जब यहां से कोई पार्टिकल्स अपने पास इस वाले रास्ते से गया है तो किसके थ्रू गया? सी को होते हुए गया, राइट है साहब। तो इस वाले पाथ का जो लेंथ अपने पास है उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। सुनना सुनना, बात नहीं करी सीरियसली, राइट है साहब। तो जब वो ए से बी पर गया तो जो उसके पाथ है, जो भी उसका रास्ता है, उसका लेंथ, सुनेगा ध्यान से, जो भी रास्ता उसका जो लेंथ अपने पास होगा उसको क्या बोलेंगे बेटा? डिस्टेंस। तो जब बंदा ए से बी पर गया है वाया सी, सॉरी हाँ, ए से बी पर गया, ए से कहां गया बेटा? बी, सॉरी यार, ए से बी पर गया वाया सी, तो डिस्टेंस कितना हुआ बेटा? 100 मीटर। बात समझ में आ रही? अगेन अपने पास क्या बेटा कि इसी ए से बी पर गया दूसरा, इसी ए से बी पर गया दूसरा, बट रास्ते अपने पास उसने बदल दिया, ये रास्ते से गया, राइट ऐसा। ये जो रास्ता अपने पास है बेटा, सुनिए ध्यान से, यहां पे हमने ले लिया डी, मतलब ए से बी पे गया वाया डी, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ए से बी पर तो गया वाया डी, तो ये जो डिस्टेंस अपने पास है इसको मान लेते हैं 70 मीटर। कितना माना बेटा? 70 मीटर। तो जब वो ए से बी पर जाता है वाया डी, तो डिस्टेंस कितना होता है बेटा? वो 70 मीटर होता है। डिस्टेंस कितना होता है? 70 मीटर, राइट ऐसा। उसी तरह से अपने पास यही बंदा कोई अपने पास से ए से बी पर फिर जाता है, बट रास्ता इस बार ऐसा है, समझे बात आ रही है? तो ये रास्ता अपने पास है, तो इसमें भी एक पॉइंट अपने पास लेंगे, इसको बोल देंगे ई, मतलब ए से बी पर गया है, पर किस रास्ते से गया है? वाया ई से गया है, और ये डिस्टेंस को हमने मान लिया 90 मीटर। तो ये डिस्टेंस आपके पास कितना हो गया बेटा? 90 मीटर। तो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, जिस भी रास्ते से गया है उस रास्ते का जो लेंथ अपने पास होगा, उसको जो भी मेजरमेंट अपने पास आएगा, जो भी लेंथ अपने पास होगा, उसी को क्या बोलेंगे बेटा? डिस्टेंस। ठीक है। ये तो हमने देखा, वो ए से बी पर गया वाया सी, तो डिस्टेंस 100 मीटर है। ए से बी पर फिर जा रहा है वाया अपने पास डी जा रहा है 70 मीटर है। वो ए से बी पर फिर जा रहा है वाया ई जा रहा है, बात समझ में आ रही है? तो कितना अपने पास है बेटा? वो 90 मीटर। समझ में बात आ रही है? इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। इसका मतलब हो रहा है दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस के बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं। कोई इस वाले रास्ते से चला जाएगा, कोई ऐसे करके चला जाएगा, बात समझ में आ रही? तो डिस्टेंस कैन हैव अ मेनी वैल्यूज बिटवीन टू पॉइंट्स। मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है, ऐसा यहां लिख सकता हूं, डिस्टेंस कैन हैव अ मेनी वैल्यू, कैन हैव मेनी वैल्यूज बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस के बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स। समझिएगा ध्यान से, हमने क्या बोला? जो डिस्टेंस अपने पास है दो पॉइंट के बीच में बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस रास्ते से गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आपने रास्ता चेंज किया, डिस्टेंस की वैल्यू बदल गई, ठीक है। अब आज ये आपके पास डेफिनेशन की बात हो गई। सेकंड पॉइंट क्या बोला? इट इज अ कैसा क्वांटिटी अपने पास है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। बिल्कुल आसान हो गया काम, इसमें कोई भी डायरेक्शन हमारा नहीं है। इसकी जो एसआई यूनिट अपने पास है बेटा, अगेन अपने पास है क्या है? इसका मीटर है। समझ में बात आ रही है? ये डिक्रीज कभी नहीं करता टाइम के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या बोल रहे हो कि अगर आप मान ले कि चल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है, आप ऐसा करें, आप मान ले कि कहीं भी गए, तो डिस्टेंस जो अपने पास है वो डिक्रीज नहीं करता। सुनना, समझाने का कोशिश कर रहा हूं, सुनना, जगह यहां पे समझा रहा हूं, सुनना ध्यान से। आ जाओ, मान ले कि कोई अपने पास ए से चला, सुनना, ए से चला अपने पास बेटा, इस तरह से चलना स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे यहां तक पहुंचा अपने पास, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि टाइम के साथ वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे क्या कर रहा है बेटा? वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है आदित्य बेटा, यहां देखिए, राइट ऐसा।
तो टाइम के साथ तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो क्या इसकी जो डिस्टेंस की वैल्यू अभी अपने पास आगे बढ़ते चलेगी? देखो ध्यान से, वो ए से स्टार्ट कर रहा है भाई साहब, ये आपके पास से स्टार्ट यहां से कर रहा है, और इस तरह से जब चल रहा है तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो क्या उसके पाथ का लेंथ बढ़ता चलेगा? इसका मतलब डिस्टेंस हमेशा बढ़ता चलेगा। अच्छा, डिस्टेंस हमेशा अपने पास क्या बेटा बढ़ता चलेगा। डिस्टेंस टाइम के साथ कांस्टेंट हो सकता है, डिक्रीज नहीं करेगा। कांस्टेंट मतलब वो अपने को टाइम, हाँ सुनना ध्यान से, ठीक है आ जाओ, सुनना ध्यान से आ जाओ। तो हमने क्या बोला, सुनना प्लीज आ जाओ। हमने क्या बोला कि इट नेवर डिक्रीज विद टाइम्स, मतलब ये जो अपने पास है टाइम के साथ डिक्रीज नहीं करता। ये भी एक बात है, क्या टाइम के साथ हमेशा इंक्रीज करेगा? ये कोई जरूरी नहीं है। कैसे? सुन ध्यान से, जैसे पार्टिकल्स यहां से चलना स्टार्ट किया, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा क्या उसके पाथ का लेंथ बढ़ता चलेगा, तो क्या डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ते चलेगी? चलो अच्छी बात है, इंक्रीज कर रहा है। अब पार्टिकल जब यहां से चला बेटा और चलते चलते जाकर के यहां पे रुका हुआ, पर टाइम तो पास हो रहा है, समय रुक सकता है क्या? तो क्या अपने पास ये टाइम तो पास हो रहा है पर पार्टिकल्स आके आराम कर रहा है भाई साहब, चाय पी रहा है, समझ में बात आ रही है? तो यहां से आकर ये चाय पी रहा है भाई साहब, पर टाइम तो पासेस हो रहे हैं, तो क्या इसके डिस्टेंस बढ़ रहे हैं क्या? नहीं, डिस्टेंस तो नहीं बढ़ रहा। चाय पी रहा तो कैसे बढ़ेगा भाई, एक जगह खड़ा होकर चाय पी रहा। सुन ध्यान से, तो जब यहां से चल रहा है बेटा अपने पास, तो यहां जब पहुंचेगा, प्लीज यहां जब पहुंचेगा बेटा ध्यान से, तो क्या इसके डिस्टेंस अपने पास बढ़ रहे हैं? नहीं, चाय पी रहा तो क्या डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज करेगा? ये बात सही नहीं है। हाँ, डिस्टेंस कभी डिक्रीज भी नहीं करेगा, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं करेगा, हमेशा डिस्टेंस जो डिक्रीज कभी नहीं करेगा, वो इंक्रीज कर भी सकता और नहीं भी कर सकता। हाँ, घटेगा कभी नहीं। आ करके रुक करके चाय पीने लगा, डिस्टेंस कांस्टेंट है, बट टाइम तो पास हो रहा है ना भाई साहब, समझ में बात आ रही है? ठीक है साहब, तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस कभी अपने को टाइम के साथ डिक्रीज नहीं कर सकता भाई साहब। हाँ, कांस्टेंट रह सकता है भाई साहब, समझ में बात आ रही है? टाइम के साथ कैसा बेटा कांस्टेंट रह सकता है, या फिर हमेशा अपने या फिर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कांस्टेंट रहेगा या फिर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज कभी भी नहीं करेगा डिस्टेंस। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये बातें अपने पास डिस्टेंस से रिलेटेड है। ठीक है, आप इसे नोट करें, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके ऊपर। फिगर को बना लीजिए, इंपॉर्टेंट